नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हमारा खास डिबेट शो मसला में आज बात होगी कुलदीप बिश्नोई की। जी हां, कांग्रेस के बागी विधायक कुलदीप बिश्नोई 4 अगस्त को बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने ट्वीट कर इसके संकेत दिए हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि घायल तो यहां हर परिंदा है, लेकिन जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। उन्होंने ट्वीट कर बाकायदा तारीख और समय भी बताया। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा का कहना है कि कुलदीप के जाने से ना हमें नुकसान होगा ना बीजेपी को फायदा होगा। वहीं इससे पहले बीजेपी नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह भी कह चुके हैं कि कुलदीप बिश्नोई के बीजेपी में शामिल होने से कुछ खास फायदा नहीं होगा। तो बात नफा और नुकसान की है। कुलदीप बिश्नोई से किसे होगा नफा, किसको होगा नुकसान, आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा। लेकिन सबसे पहले आप देखिए रिपोर्ट। खत्म होगी कांग्रेस में कुलदीप की इनिंग, जल्द होगी बीजेपी में ज्वाइनिंग। कुलदीप ने कहा कांग्रेस में नहीं मान सम्मान। हुड्डा का तंज, ना किसी का नफा ना नुकसान। कांग्रेस के बागी विधायक कुलदीप बिश्नोई ने इशारों में ये साफ कर दिया कि वो कमल का दामन थाम सकते हैं। जी हां, राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले कांग्रेस के बागी विधायक कुलदीप बिश्नोई 4 अगस्त को बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। कुलदीप बिश्नोई ने ट्वीट कर इसके संकेत दिए हैं। कुलदीप बिश्नोई ने ट्वीट कर अपनी मंशा जताने की कोशिश की है। उन्होंने शायराना अंदाज में जो ट्वीट किया है वो भी मजेदार है। उन्होंने ट्वीट किया कि घायल तो यहाँ हर परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। Don't be afraid to start over. It's a chance to build something better this time. वहीं बिश्नोई ने एक और ट्वीट करके लिखा कि 4 अगस्त को 10:10। इस ट्वीट के बाद उनके समर्थकों ने रिप्लाई किया कि बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। हालांकि कुलदीप के ट्वीट से केवल कयास ही लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि कुलदीप बिश्नोई का कांग्रेस छोड़ना तय है। कुलदीप बिश्नोई सीएम मनोहर लाल से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात कर चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कुलदीप का जाना न कांग्रेस के लिए नुकसान है और न ही बीजेपी के लिए फायदा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनके बयान की तायद करता हूं और उन्होंने कहा था इनके आने से भारतीय जनता पार्टी को फायदा नहीं होगा और इनके कांग्रेस से जाने से कांग्रेस को नुकसान नहीं होगा। देखिए, उनका विचार है। मैं समझता हूँ कांग्रेस मजबूत है। मैंने तो वो भी समय भी देखा है जब बीजेपी की 2 ही एमपी थे और वो समय भी देखा है कांग्रेस के कई एमपी थे। तो प्रजातंत्र की बात है, लोगों की है, ज्यादा जाएंगे कम जाएंगे ये तो चुनाव बताएंगे आगे। कांग्रेस पार्टी की कमेटी है तो उसमें कुलदीप बिश्नोई जी को जगह भी मिली, एमएलए भी बने और एक सीनियरिटी उन्हें मिली हमारी पार्टी में। लेकिन अब उन्होंने अपना अलग रास्ता तय कर लिया तो वो उनकी अपनी मर्जी से है। तो नुकसान और फायदा तो आगे समय बताएगा। लेकिन मैं समझती हूँ कि कांग्रेस पार्टी किसी भी व्यक्ति विशेष से बड़ी है। संगठन बड़ा होता है, व्यक्ति अपने आप में बड़े नहीं होते। पहचान संगठन से ही होती है। जिसकी भी पहचान बनी है, कांग्रेस में उन्हें एक जगह मिली, उससे उनकी पहचान बनी। अब आगे बीजेपी में जो भी होगा वो होगा और बीजेपी को क्या फायदा होगा, इतनी बड़ी पार्टी है। कांग्रेस में इतनी खलबली मचाने वाले कुलदीप बिश्नोई आखिर है कौन, ये भी जानिए। कौन है कुलदीप बिश्नोई? पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल के बेटे हैं। भिवानी से 14वीं लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं। 15वीं लोकसभा में हिसार से सांसद रहे। हरियाणा जनहित कांग्रेस नामक पार्टी बनाई थी। कब से बागी हुए कुलदीप?
कांग्रेस की तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा के इस्तीफे देने के बाद कुलदीप इस पर काबिज होना चाहते थे, लेकिन पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा को प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाहते थे। बात बिगड़ती देखकर उदयभान को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त करवा दिया। इसके बाद कुलदीप कांग्रेस से नाराज हो गए। राहुल गांधी से मिलने का समय मांगा, नहीं मिला। इसके बाद राज्यसभा चुनाव में कुलदीप ने कांग्रेस उम्मीदवार अजय माकन के खिलाफ वोट किया, जिस कारण अजय माकन की हार हुई। तभी से कुलदीप बिश्नोई के बागी तेवर से पार्टी में उनके इस्तीफे की खबरें चल रही थी। उनके आज के ट्वीट से साफ हो गया कि वो बीजेपी का दामन थामने के साथ ही अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं और उनके जरिए जल्द ही कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। हर खबर ब्यूरो। तो कुलदीप बिश्नोई का आपको ट्वीट दिखा रहे हैं। घायल तो यहां पर हर परिंदा है, लेकिन जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। डोंट बी अफ्रेड टू स्टार्ट ओवर, इट्स चांस टू बिल्ड समथिंग बेटर दिस टाइम। तो ये ग्राफिक्स आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस में खलबली मचाने वाले कुलदीप बिश्नोई आखिर हैं कौन, ये आप देखिए। उनका अगर राजनीतिक सफर पे हम नजर डालते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण चीजें सामने आती है। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल के बेटे हैं और भिवानी से 14वीं लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं। 15वीं लोकसभा से हिसार से सांसद रहे हैं। हरियाणा जनहित कांग्रेस नमक पार्टी इन्होंने पहले बनाई थी, उसके बाद फिर से कांग्रेस में विलय किया। तो ये तमाम महत्वपूर्ण बातें। कुलदीप बिश्नोई का अपना कद है कांग्रेस में और अपना वर्चस्व रखते हैं। एक एक कर कांग्रेस से इस तरीके से नेताओं का जाना कांग्रेस के लिए कितना घातक साबित हो सकता है। फिलहाल यहां सिर्फ बात कुलदीप बिश्नोई की है, कुलदीप बिश्नोई का जाना, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई का जाना लगभग तय ही है। बस अब औपचारिक ऐलान बाकी है, जो कि कल परसों में जो तस्वीर है वो साफ हो जाएगी। तो कुलदीप बिश्नोई से किसको कितना नफा, किसको कितना नुकसान है, इसी पर आज हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ एक पैनल जुड़ चुका है। सबसे आपका परिचय हम करा देते हैं। डॉक्टर शालिनी यादव जुड़ी है, राजनीतिक विश्लेषक है। प्रवीण अत्रे जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। खालिद चालका जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। ओंकार सिंह जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं इनेलो के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हर खबर के इस डिबेट शो में। प्रवीण अत्रे जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। वैसे तो सब तय है सर, बस अब औपचारिक ऐलान जो है वो होना बाकी है और वो कल या परसों में साफ भी हो जाएगा कि कुलदीप बिश्नोई जो है वो बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। कांग्रेस ने तो साफ कह दिया है कि हमें तो कोई नुकसान नहीं है। बीजेपी का इस पर क्या प्रतिक्रिया है, क्या स्टैंड है? कुलदीप बिश्नोई का बीजेपी में आना कितना फायदा रहेगा? हालांकि कांग्रेस ने तो कह दिया हमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, हमारा नेता बीजेपी में जा रहा है। तो नहीं, देखिए ऐसा है, पहले तो कांग्रेस ने जो बयान दिया, जिसका आप कांग्रेस का बयान कह रहे हैं, शायद आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब के बयान का जिक्र कर रहे हैं जी। क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब ने तो ये बात कही है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप शैलजा जी के बयान को गौर से देखेंगे जी, तो उसमें स्पष्ट इशारा होता है कि कुलदीप जी का कांग्रेस से जाना कांग्रेस को फर्क पड़ता है। लेकिन जो बात आपने मेरे से पूछी और आपने स्वयं भी कहा कि लगभग स्पष्ट हो चुका है, लेकिन कल परसों तक पता चल जाएगा। देखिए, बतौर प्रवक्ता, सत्ताधारी दल के प्रवक्ता होने के नाते मैं केवल इतना कह सकता हूं कि आधिकारिक रूप से कुलदीप बिश्नोई जी ने विधानसभा अध्यक्ष से कल का समय मांगा है, लेकिन कुलदीप बिश्नोई ने अभी कुछ देर पहले अपने कार्यकर्ताओं के बीच में खुद कुछ बातों की घोषणा कर दी है। और उन्होंने जिन बातों की घोषणा की है, मुझे लगता है कि वो सब कुछ स्पष्ट हो गया है। उसके लिए हमें कल या परसों का इंतजार करने की जरूरत नहीं है जी। क्योंकि जो व्यक्ति कदम उठा रहा है, अगर वो अपने कार्यकर्ताओं के बीच के अंदर कोई घोषणा करता है कि कल मैं इस्तीफा दे रहा हूं, परसों मैं क्या करने जा रहा हूं, तो सब कुछ स्पष्ट हो चुका है, उसमें छुपा हुआ कुछ बचा नहीं है। लेकिन जहां तक कांग्रेस की बात है, देखिए आपके चैनल पे मैं एक चर्चा में था, पहले तो मेरा निवेदन है कि मुझे इको हो रहा है, मुझे मेरी आवाज वापस आ रही है, कृपया। ठीक है, प्रवीण अत्रे जी का वॉल्यूम ठीक कराइए। क्या आप कंफर्टेबल है प्रवीण जी बोलने में?
बोलिए। मैंने अभी ठीक हाँ, ये सब ठीक हो गया। हाँ। तो देखिए, मैं आपके चैनल पे चर्चा में था तो मैंने उस वक्त भी एक बात कही थी कि 2024 के चुनाव तक हरियाणा से कांग्रेस का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और उसकी शुरुआत, हालांकि आपने अपने शुरुआती पैकेज के अंदर स्वयं ये बात कही कि कांग्रेस से एक एक करके नेता पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, तो वो एक इशारा होता है कि किसी पार्टी का खात्मा किस तरह से होता है। और लगभग कुछ चीजें और भी हरियाणा में पिछले 1-2 दिन से घटी हैं। जैसे कांग्रेस के हुड्डा गुट में कल 1 तारीख थी, अपने चिंतन शिविर रखा था, और उस चिंतन शिविर में जो कांग्रेस के 4 कार्यकारी अध्यक्ष थे, उनमें से 3 कार्यकारी अध्यक्षों का नाम पहुंचना, उसमें रणदीप सुरजेवाला जी का नाम पहुंचना, किरण चौधरी जी का नाम पहुंचना, शैलजा जी का नाम पहुंचना, तो ये सब इशारे हैं कि किस तरह के हालात कांग्रेस के हैं। और ये स्पष्ट तौर पे नजर आ रहा है कि 2024 का चुनाव होते होते या चुनाव के नजदीक आके कांग्रेस लगभग खत्म हो जाएगी। हाँ, हुड्डा गुट जो कांग्रेस का है, जिसका कल चिंतन शिविर था, वो कहीं ना कहीं अपने अस्तित्व को दिखाने की कोशिश कर रहा है और 2024 तक वो कोशिश करेगा। लेकिन 2024 के चुनाव के नतीजे आने के बाद मुझे लगता है कि हुड्डा गुट भी हरियाणा प्रदेश से खत्म हो जाएगा। आपने ये तो बता दें कि कांग्रेस के लिए कितना नुकसान, लेकिन ये नहीं बताया बीजेपी के लिए कितना फायदा है। देखिए, ऐसा है, कुलदीप बिश्नोई जी अगर कोई निर्णय ले रहे हैं और उस पे हर खबर हरियाणा चर्चा कर रहा है, तो ये एक इशारा है कि कुलदीप बिश्नोई जी हरियाणा की राजनीति में एक नाम है। स्वाभाविक है, जिस परिवार से वो संबंध रखते हैं, उनके पिता हरियाणा प्रदेश के 11 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, एक राजनीतिक दल को कुलदीप बिश्नोई जी हेड करते रहे हैं, 2 बार वो सांसद रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं 4 बार। तो जब कोई व्यक्ति का इस तरह का राजनीतिक बैकग्राउंड होता है और चैनल उसके निर्णय के ऊपर चर्चा करे, तो उसका कुछ ना कुछ प्रभाव होता है, इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता। अगर मैं यहाँ बैठ के ये कह दूं कि कुलदीप जी कुछ नहीं है जी, कुलदीप जी का क्या है, तो वो बिल्कुल झूठ होगा। कुलदीप जी का अपने एक राजनीतिक महत्व है, तो स्वाभाविक है जिस भी राजनीतिक दल को वो ज्वाइन करेंगे, कुछ तो तय हुआ होगा है ना प्रवीर जी, कुछ तो तय हुआ होगा तभी तो जा रहे हैं बीजेपी में। देखिए, ऐसा है कि तय नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है, यहाँ शर्तों के ऊपर तय नहीं होता। अच्छा, यहाँ कोई कंडीशंस नहीं होती हैं। हाँ। यहाँ चाहे कितना बड़ा नेता हो, वो जब भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करता है तो उसको बतौर कार्यकर्ता ज्वाइन करता है। उसके बाद पार्टी नेतृत्व देखता है उसकी काबिलियत के हिसाब से। लेकिन इतिहास के पन्नों को अगर पलट के देखते हैं, जितने भी नेता कांग्रेस से आपकी पार्टी में आए हैं, चाहे वो राव इंद्रजीत हो, चौधरी बीरेंद्र सिंह हो, धर्मवीर हो, सभी केंद्रीय मंत्री बन के बैठे, तो ऐसे में तय तो होता ही होगा ना। नहीं, देखिए, मैं वही बता रहा था कि जब कोई नेता भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करता है तो बतौर कार्यकर्ता ज्वाइन करता है। फिर पार्टी देखती है उसकी योग्यता के हिसाब से, उसके गुण के हिसाब से पार्टी उसका उपयोग करती है। किसी का संगठन में उपयोग होता है, किसी के सरकार में उपयोग होता है, वो योग्यता के अनुसार होता है। ठीक है। खालिद चाहलका जी, बीजेपी ने तो बता दिया कि उनको फायदा है, अब आप बताइए एक एक करके, अगर ऐसे ही प्रमुख चेहरे पार्टी से अलविदा कहेंगे तो कैसे चलेगा सर? 2024 में कैसे लड़ेंगे जंग को? कितने समय से लोकसभा में भी विपक्ष में, विधानसभा में भी विपक्ष में बैठ रहे हैं, नुकसान ही तो है ना कहीं ना कहीं। जो मुख्य चेहरे उनके जाने का नुकसान ही तो है ना सर चाहलका जी। खालिद जी, अब तक आवाज पहुंच रही है क्या मेरी? हाँ, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपको मेरी आवाज आ रही कि नहीं आ रही? जी, आपने सुना मेरा क्वेश्चन? आपने सुना सर? ठीक है, जवाब दीजिए। तो मैं कह ये रहा था कि कोई एक चुनाव जीतना किसी भी राजनीतिक संगठन का मुद्दा नहीं होना चाहिए। ठीक है, राजनीतिक संगठनों का मुद्दा होता है प्रदेश में लगातार एक पॉजिटिव राजनीति करना। लेकिन भाजपा के प्रवक्ताओं पर, भाजपा के लोगों की सोच के ऊपर तरस आता है कि वो ये कहते हैं कि कुछ ही दिनों में कांग्रेस पार्टी खत्म हो जाएगी। ये ऐसे भी इसको हम देख सकते हैं कि वो अपनी एक कहावत है कि अपनी लाइन को बड़ा करना हो तो दूसरे की लाइन से बड़ा अपनी लाइन बनाओ। लेकिन यह भाजपा कर क्या रही है कि अपनी लाइन की ध्यान नहीं देते हुए दूसरे की लाइन को मिटाने में लगी हुई है, जबकि स्थिति ये बन गई है कि अपनी लाइन को खुद भूल गई। अब हम बात करते हैं जाने वाले लोगों की। देखिए, आज से ये कोई विषय नहीं है। 1971 में स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी और कांग्रेस के नेता हुआ करते थे। वो अलग चुनाव लड़े, वो मुख्यमंत्री बने, प्रदेश के उप प्रधानमंत्री भी बने।
कांग्रेस जहां थी वहीं के वहीं है। उसके बाद स्वर्गीय चौधरी बंशीलाल जी ने कांग्रेस छोड़ी 1996 में, वो अलग से चुनाव लड़े, मुख्यमंत्री बने, कांग्रेस जहां थी वहीं के वहीं है। बाद में कांग्रेस में उनकी पार्टी का विलय हो गया। और देवीलाल जी की पार्टी की हम अगर बात करें तो हमारे साथ बैठे हैं। सर कहाँ वहां की वहां खड़ी है पार्टी? सुनो तो सही, मेरी बात सुन लीजिए। हम देख रहे हैं कि उनकी पार्टी की स्थिति क्या है। अब जहां तक कुलदीप जी का सवाल है, कुलदीप जी ने आप नहीं सर, मैं सुन रही हूँ, मेरे को लेकिन ये समझाने का प्रयास कीजिए। आप ये क्यों कह रहे हैं कि पार्टी वहीं की वहीं खड़ी है? मतलब पार्टी है, आप ये कह रहे हैं वहीं की वहीं खड़ी है, इसका क्या तात्पर्य? आप ये जरा मुझे समझाइए ना, क्योंकि पार्टी का तो लॉस हम लगातार देख रहे हैं ना सर। मेरी बात खत्म होने दीजिए कि 2009 में कुलदीप जी ने अलग चुनाव लड़ा। ठीक है। उसके बाद उनकी स्थिति क्या हुई? वो 7 सीट लेके आए, जिसमें से 2 लोग बचे और 5 लोगों ने कांग्रेस में विश्वास जताया, फिर से कांग्रेस में आ गए। 2014 में उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा। हाँ। 8-2 के फॉर्मूले पर चुनाव हुआ। दोनों सीट कुलदीप जी हार गए। भाजपा 8 सीटों में से 1 सीट हार गई और 1 कांग्रेस ने उसमें जीती। तो इसमें नया क्या है कि ये क्या कोई गठबंधन नया है? देखिए, कुलदीप जी के लिए, कुलदीप जी की जो बात करता हूं, हम उनका सम्मान करते हैं। अगर कुलदीप जी हमारा साथ छोड़ के जा रहे हैं तो मैं समझता हूं कि हमारे अच्छे संघर्षशील साथी थे। लेकिन अगर वो ऐसा सोचते हैं कि हमारे जाने से कांग्रेस नहीं रहेगी, तो ये किसी भी व्यक्ति को जो कांग्रेस से जा चुके या कांग्रेस में हैं, लेकिन नुकसान तो है ना सर, मेरा सवाल था। उनको एक गलतफहमी कतई नहीं पालनी चाहिए कि कांग्रेस पार्टी किसी व्यक्ति विशेष से चलती है। कांग्रेस एक विचार है, विचारधारा है, जिसके लिए गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस का अस्तित्व जरूरी है, देश के रहने तक कांग्रेस का अस्तित्व जरूरी है। हाँ, तो ये जो भ्रम लोगों को हो जा रहा है, खासकर भाजपा के लोगों को, भाजपा तो ये भूल गई, कांग्रेस मुक्त करते करते खुद कांग्रेस में हो गई है, तो भाजपा का कुछ कहना नहीं है। और किस तरह के उनके आचार विचार हैं, किस तरह के उनके सिद्धांत हैं, ये तो इस समय पूरा देश दुनिया देख रही है। मुंबई में अभी क्या हुआ, महाराष्ट्र में क्या हुआ, इधर झारखंड में क्या होने वाला था, और कर्नाटक में क्या हुआ। देखो, सिद्धांतों की जहां तक बात है, भाजपा उसमें 0 नंबर लेती है। अगर -0 दे देंगे तो कोई बुराई नहीं है। कांग्रेस अपने सिद्धांतों के साथ राजनीति करनी है। कांग्रेस के लिए मकसद ये नहीं कि वो सत्ता करे, कांग्रेस के लिए मकसद ये कि वो लोगों की आवाज कैसे बने। हम तो पिछली बार सत्ता में होते, अगर 500-700 वोट का फर्क इधर से उधर तो नहीं होता। सब लोगों की आवाज बनने के लिए लोग होने भी तो जरूरी है ना। ऐसे धीरे धीरे करके लोग अगर पार्टी से जाएंगे तो कैसे चलेगा सर? मोनिका जी, मेरी बात खत्म हो जाने दीजिए। इससे पहले भी इस प्रदेश के बहुत बड़े बड़े नेता, चौधरी वीरेंद्र सिंह को हल्का नेता मानते हैं, राविंदरजीत सिंह को हल्का नेता मानते हैं, चौधरी धर्मवीर सिंह को हल्का नेता मानते हैं, अवतार सिंह बढ़ाना को हल्का नेता मानते हैं, शर्मा जी को बड़ा कम छोटा नेता मानते हैं, यहां तक कि चंद्रमोहन जी भी पिक्चर में नहीं है। आप किसको हल्का नेता मानते हैं? कुलदीप को उनसे बड़ा क्यों मानते हैं? तो ये सोचने की बात है। कांग्रेस मुद्दों के साथ चुनाव लड़ेगी और भाजपा के लिए मुश्किल इसलिए होगी कि वो जन विरोधी नीतियों के साथ सरकार चला रही है। अच्छा। उनको इससे खुश नहीं होना है कि किसको साथ ले रहे हैं। उनको इससे दुखी होने की जरूरत है कि जो वो फैसले ले रहे हैं वो इस प्रदेश में जन विरोधी फैसले हैं और उनकी सरकार 100% इस प्रदेश से जाएगी। लेकिन आप ये तो मानते हैं ना चालका जी के लगातार नुकसान ही हो रहा है। देखिए, लोकसभा से लेकर विधानसभा तक लगातार विपक्ष में बैठना पड़ रहा है, इसका क्या कारण है? ये अगर आप 2 सीटों के 70 साल देश को नेतृत्व को दिया है, तो हम ऐसे घबरा नहीं जा रहे। हो सकता है देश के लोगों को हमारी कोई बात पसंद नहीं आई हो सकता है हमारे कोई आचार विचार पसंद नहीं आए हो सकता है हमारी कार्यशैली पसंद नहीं आई हो, तो हम इससे घबरा नहीं रहे। हम खुद को ठीक कर रहे हैं और लोगों की आवाज को मजबूती से उठा रहे हैं, और हम इस तरह उठाएंगे कि एक दिन लोगों की आवाज हम बन जाएंगे। तो इससे निश्चित है भाजपा को ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है कि वो कांग्रेस में होते जा रहे हैं और कांग्रेस मुक्त देश को कर रहे हैं। उनको इससे ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, कांग्रेस के नेता एक एक करके जा रहे तो वो कांग्रेस में हो रही है बीजेपी। ठीक है प्रवीण जी, क्योंकि और भी मेहमान है, मैं उनको एक बार जोड़ लूं, फिर आपके पास आ रही हूँ सर। प्लीज सर, एक क्योंकि और भी मेहमान है, उनसे एक बार मैं कमेंट ले लूं, उसके बाद मैं आपके पास ही आ रही हूँ। हमारे साथ ओंकार सिंह करवा दीजिए, मेरी आवाज मुझे वापस आ रही है, ठीक है। प्रवीण अत्रे जी का वॉल्यूम ठीक कीजिए जब तक मैं ओंकार जी आपके पास मैं आती हूँ।
क्या आप देख रहे हैं? देखिए, नफा नुकसान की बात भी हो रही है, जैसे कि आपने बीजेपी को भी सुना, कांग्रेस को भी सुना, इन लोगों की क्या प्रतिक्रिया है इस पर? कुलदीप बिश्नोई, धीरे धीरे कांग्रेस के नेता रुख कर रहे हैं बीजेपी का, बीजेपी जो है अपना जो गुट है वो और बड़ा कर रही है, कैसे देखते हैं इन तमाम चीजों को? ओंकार जी। देखिए मोनिका जी, वैसे तो ये कुलदीप बिश्नोई का अपना पर्सनल मामला है, कार्यकर्ता के जाने से भी नुकसान तो होता है। वो दूसरी बात है कि हम किसी तरीके उस नुकसान की भरपाई कर लें, नुकसान तो अल्टीमेटली कांग्रेस को हो रहा है। लेकिन बीजेपी की जो है नीति है, बीजेपी क्या कर रही है, मैं पूरे देश और प्रदेश की बात करना चाहूंगा। बीजेपी जब भी कहीं पर चुनाव आने वाले होते हैं, सर मुद्दे से रिलेटेड मत कीजिएगा बस, नारा लगाती है कि हम यहाँ भारत को कांग्रेस विमुक्त करेंगे, और दूसरी तरफ बीजेपी खुद कांग्रेस युक्त हो रही है। बीजेपी की क्रिया जो कार्य प्रणाली है वो क्या है, इनका ये देखिए कार्य प्रणाली कैसे करते हैं। जब भी कोई चुनाव आता है इनके बाद अपने सर जब पार्टी जब एक नेता पार्टी छोड़कर उनकी पार्टी में जाएगा तो वो तो स्वागत ही करेंगे ना। मैं बता रहा हूँ जी मोनिका जी, इनके पास पहले अपने नेता नहीं थे, इन्होंने इनेलो और कांग्रेस के नेता तोड़े, उनको लालच देके उनको कोई न कोई पद दिए और उनको शामिल कराया। ये तो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस बोल रहा है सर, ओंकार जी तो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस बोल रहा है। मोनिका जी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, ये जो ईडी, ये सीबीआई, ये इनकम टैक्स, ये जो छापे पड़ रहे हैं, कल तक जो नेता बीजेपी के साथ थे सर, इस पर तो डेली हम डिबेट करते हैं, इन मुद्दों पर डेली डिबेट करते हैं सर। आज कुलदीप बिश्नोई पर डिबेट कर लें क्या सर? मैं कल परसों रख लूंगी इस पर मुद्दे पे। देख लीजिए बीजेपी क्या करती है, जब भी चुनाव नजदीक आते हैं दूसरी पार्टियों के एक दो नेता तोड़कर ये दर्शाना चाहती है कि तो बीजेपी बहुत अच्छी है, लेकिन नेता आज क्यों टूटते बीजेपी हैं? की नीतियों को पूरा देश जान चुका है। नहीं, नेता इतने कमजोर हो गए हैं क्या? अब नेता टूटने लगेंगे, पार्टियों में जाने लगेंगे? देखिए इसके ऊपर मैं बताना चाहूंगा, जो पहले की राजनीति होती थी, नैतिकता बहुत महत्व रखती थी, मुद्दों पर राजनीति होती थी। आज नेताओं में भी कुछ कमी आ चुकी है, जहां सारा जीवन बिताया, जहां से सारी अपनी एक नेतागिरी पैदा करी, जहां से नाम कमाया, उसी पार्टी को छोड़ते हुए कहते कि ये पिंजरा है। ये भी बहुत घिनौनी हरकत है। ऐसे नेताओं का अगर दूसरी पार्टी वाले स्वागत करते हैं, कल को ये नेता उन पार्टियों को भी ऐसी लात मार के आगे को निकलेंगे। अब क्या बात है, कुलदीप बिश्नोई जी बिल्कुल कंफर्म है बीजेपी में जा रहे हैं। आज उनका कल को कोई नेता बीजेपी या कांग्रेस छोड़कर आपकी पार्टी में आता है तो आप स्वागत नहीं करेंगे क्या सर? बोल देंगे नहीं आप तो किसी और पार्टी से आ रहे हैं, हम आपका स्वागत नहीं करेंगे, आप जाइए वापस। मैं मोनिका जी, मैं उस बात पे नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं आज की राजनीतिक हालात क्या है। जब से बीजेपी सत्ता में आई है, नेताओं का इधर उधर होना ज्यादा हो गया है। पहले नैतिकता के ऊपर, मूल्यों के ऊपर राजनीति होती थी, आज सिर्फ और सिर्फ लालच की राजनीति रह गई है। और बीजेपी बहुत हद तक कहीं ना कहीं ईडी का, इनकम टैक्स का, सीबीआई का प्रयोग भी करती है। आप महाराष्ट्र की देख लीजिए हालत, जो कल तक संजय राउत बिल्कुल बहुत अच्छे थे, आज उनके ऊपर ईडी के छापे पड़ रहे हैं और ईडी ने गिरफ्तार भी कर लिया। ये कहीं ना कहीं प्रभाव की और दबाव की राजनीति काम कर रही है। हो सकता है कहीं ना कहीं कुलदीप बिश्नोई के साथ भी ये पेश आ रही हो। ये ठीक है, कांग्रेस में उनको मान सम्मान में कई कमी नजर आई, वो कांग्रेस छोड़ रहे हैं, लेकिन बीजेपी में जाना उनके लिए कोई मजबूरी भी हो सकता है। अच्छा। अधिकतर जो नेता हैं आज बीजेपी की तरफ सिर्फ और सिर्फ किसी दबाव, किसी लालच में जा रहे हैं। कोई ऐसी बीजेपी का थ्योरी नहीं है। आप देखिए बीजेपी ने कौन सी समस्या हल करी पिछले 8 साल से, बेरोजगारी नंबर 1 पे आ गए, महंगाई देख लीजिए कहाँ चलेगी। इन्होंने कोई समस्या हल नहीं करी। उन्होंने इनकी समस्या हल कौन सा समाज का वर्ग, आज बता दीजिए, एक वर्ग का नाम ले लीजिए। ठीक है, आऊंगे आपके पास, युवा है, नौकरी पेशा। ठीक है, मुद्दे सर बहुत है, मुद्दे सर बहुत है। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा और धैर्य रखिए प्रवीण अत्रे जी, क्योंकि हमारे साथ डॉक्टर शालिनी भी है, उनकी भी प्रतिक्रिया ले लेती हूँ, फिर आप थोड़ा धैर्य रखिए, बस आपके पास आ रही हूं मैं। डॉक्टर शालिनी, सूची लंबी है, राव इंद्रजीत चौधरी, बीरेंद्र सिंह, धर्मवीर, ये तमाम वो नेता जो कि कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में शामिल हुए और अच्छे पद पर काबिज हुए, और ऐसा नहीं है कि इनके जाने से नुकसान नहीं हुआ, कांग्रेस को काफी नुकसान हुआ। अब एक और प्रमुख चेहरा देखिए, कुलदीप बिश्नोई का जाना किस तरीके से देखती हैं, क्योंकि आप हरियाणा की राजनीति पे काफी अच्छे तरीके से फोकस करती हैं, तो क्या देखती हैं, क्या परिदृश्य आपको नजर आता है? क्या वाकई नुकसान नहीं होगा कांग्रेस को, जैसे कि कांग्रेस कह रही है कि ठीक है जा रहे हैं तो जाने दीजिए, हमें तो कोई नुकसान है ही नहीं? देखिए मोनिका जी,
कुलदीप बिश्नोई जी का जाना आगे नहीं तो पीछे तय था। 4 महीने से उनके जो सुर हैं वो काफी बगावती सुर रहे हैं, और जिस तरीके से वो एग्जिट कर रहे हैं, पहले भी जब उनके फादर, जब उन्होंने पार्टी फॉर्म की थी हरियाणा जनहित पार्टी, वो भी इसी मुद्दे पे हुई थी, क्योंकि उनका जो कॉन्फ्लिक्ट था डायरेक्ट हुडा से, तभी वो वहां से पार्टी से निकले थे, मेन कांग्रेस से निकले। अगर आप उनका ग्राफ देखें तो 2014 में वो बीजेपी के साथ टाई अप कर रहे थे। 2016 में, यानी 2 साल के अंदर उनका बीजेपी से मोहभंग हो गया, वो वापस कांग्रेस में चले गए। 2016 से आज हम 2022 की बात कर रहे, यहाँ पे जब उन्हें जिस पोजीशन की उन्हें उम्मीद थी इस वक्त, कि उन्हें लगा कि बीजेपी एक वीक विकेट पे है हरियाणा में और आगे कांग्रेस की बारी आएगी, बीजेपी की तरफ रुख किया अपना, क्योंकि उन्हें अब लगा कि अब वापस हुडा खेमा जो है वो मजबूत हो रहा है। तो ये चीज काफी एक्सपेक्टेड सी थी, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि क्या उनका जाना कांग्रेस को इफेक्ट करेगा? डेफिनेटली करेगा, क्योंकि जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं कि राव इंद्रजीत का जाना, उनके लिए साउथ हरियाणा में कांग्रेस की होल्ड कम हो गई जी। जिस एरिया को ये छोड़ते जा रहे हैं, जिस एरिया के इनके जो भी स्ट्रांग लीडर्स हैं कांग्रेस के, जब वो जा रहे हैं तो वहां पे कांग्रेस की पकड़ बिल्कुल ही ढीली हो रही है। ये चीज आपको माननी पड़ेगी। आदमपुर उनका बहुत बड़ा स्ट्रांग होल्ड है, तो कांग्रेस डेफिनेटली कमजोर हो रही है। लेकिन क्या अपने आप में कुलदीप बिश्नोई का जाना कांग्रेस के लिए खतरनाक है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि मुझे नहीं लगता कांग्रेस के अंदर उनकी कोई पोजीशन इतनी स्ट्रांग है। अगर इतनी स्ट्रांग हुई होती तो जब नए प्रेसिडेंट की बात हुई थी तो राहुल गांधी उनसे मिलने के लिए मना नहीं करते, उनकी बात को और सुना जाता। हाँ, लेकिन क्या दूसरे नेताओं के लिए दरवाजा या एक दिशा और खुल गई है? तो डेफिनेटली हम आगे कांग्रेस के काफी लीडर्स को इस तरफ, बीजेपी की तरफ रुख करता हुआ देख सकते हैं, क्योंकि काफी साल से, ये आज की बात नहीं है, पिछले कई साल से हम देख रहे हैं कि कांग्रेस अपने आप को हरियाणा में संभाल नहीं पा रही है। उनके जितने कार्यकर्ता रहे हैं या लीडर्स रहे हैं, वो पार्टी को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, और पार्टी धीरे धीरे मजबूत होती जा रही। खेमे जरूर मजबूत हो रहे हैं, लेकिन पार्टी जो है वो कमजोर पड़ती चली जा रही है। ठीक है अत्रे जी, बहुत देर से आपने धैर्य रखा। अब मैं आपके पास आई, बोलिए सर। देखिए, ऐसा है, पहले तो मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन रहा था, और कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ बैठ के हमारे ऊपर ये आरोप लगा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी दूसरों की लाइन को छोटा कर रही है। मैं थोड़ा उनके इस आरोप को दुरुस्त कर दूं। हम दूसरों की लाइन को छोटा नहीं कर रहे हैं। विशेष तौर पे अगर कांग्रेस की बात करते हैं, मुझे कांग्रेस को देखते हुए एक शेर याद आता है, एक ही उल्लू काफी था बर्बाद गुलिस्ता के लिए, यहाँ तो हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। साहब, ये अकेले कुलदीप बिश्नोई की बात नहीं है। अब यहाँ बड़े खुल के कह रहे थे कि साहब देखिए, बीजेपी, ईडी, सीबीआई, आप उल्लू किसको कह रहे हैं? डालती है अत्रे जी, उल्लू में कुलदीप बिश्नोई भी आता है क्या? देखिए, ऐसा है, मैंने ये शेर जो है कांग्रेस के हालात में कहा है, तो बेहतर समझ सकते हैं समझने वाले। हर शाख में उल्लू बैठा है, बिश्नोई का नहीं है। एक तो पहले इन साहब को चुप कीजिए, इनको साहब को समझाइए, भाई चर्चा ऐसे नहीं होती। आप इतना ज्ञान बांटते थे मेरे मित्र, मैं चुपचाप सुन रहा था। आ रही हूँ सर, आ रही हूँ। नहीं, ओंकार जी का कहना है कि उस शाख पर फिर कुलदीप बिश्नोई भी तो बैठे हैं, आप उनको उल्लू कह रहे हैं क्या? मैं बताता हूँ ना, वही बताने लगा हूँ, ये अभी समझ ही नहीं पाए। आ रही चाल का जी, ये बार बार आपके पास बार बार एक बात कर रहे थे कि सीबीआई, मेरे मित्रों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि इनमें पेशेंस नहीं है। इनको ना तो तथ्यों की जानकारी होती, ना फैक्ट की जानी होती, झूठ बोलते हैं। जब उसको जानकारी तुम्हारे पास है और तो किसी के पास है नहीं। कहते हैं संजय राउत सर, इन्होंने देखिए आगे आपके पास, आप बोलिएगा सर, ऐसे किसी को समझ नहीं आता है। ओंकार जी आ रहे हैं।
आ रही हूँ सर, मैंने आपकी बात पार्सल की ना, मैं आ रही हूँ सर आपके पास। ओंकार जी, चर्चा के लिए बुला लेते हो, एक ही जानकारी ओंकार जी, चर्चा की जा सके चैनल पे। मोनिका जी, क्या ओंकार जी प्लीज करेंगे तो मैं बोलूंगा, सब करते हैं, कुछ भी बोलते हैं, नहीं बोलूंगा। क्यों बुलाते हो? ओंकार जी, मैं आऊंगी आपके पास, मैं आऊंगी सर। पूरा आपने जब तक बोला किसी ने आपको इंटरफेयर नहीं किया, आ रही हूँ आपके पास। पढ़े लिखी हो, ठीक है, या तो इनकी आवाज बंद कर दीजिए। नहीं कैसे ओंकार जी, अत्रे जी एक सेकंड, ओंकार जी प्लीज आप अपने समय बोलिएगा सर, आप अपने समय पर बोलिएगा। बनाए हुए हैं, आपके ज्ञान को अच्छी तरह जानता हूँ। अत्रे जी प्लीज किसी पे पर्सनल अटैक मत कीजिए सर, अत्रे जी प्लीज किसी पे पर्सनल अटैक मत कीजिए सर। पता नहीं किस तरह की समझ का। ठीक है, ठीक है, बोल रहे थे, मैंने सुना था सब कुछ, उन्होंने झूठ बोला, सच बोला, मैं कुछ नहीं बोला, लेकिन जब मैं बोलने लगा हूँ तो चुप होकर सुन लो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओंकार जी आऊंगे आपके पास, आप अपनी बात रखिएगा सर, लेकिन अत्रे जी प्लीज किसी पे पर्सनल अटैक मत कीजिए सर। बोलिए बोलिए। मेरा केवल इतना निवेदन है कि अगर आप कुछ बोलते हैं, आप एक चैनल पे बैठे हैं, कम से कम फैक्ट अपने क्लियर कर लो, जनता सुनती है। संजय राउत जी के ऊपर ईडी के छापे पड़ने अब शुरू हुए हैं, ये कहना है मेरे मित्र का। इनको शायद पता नहीं, जिस मामले में उनकी जांच हो रही है 2017 में एफआईआर लॉन्च हुई थी, उस वक्त शिवसेना केंद्र में भी सत्ता में थी हमारे साथ और महाराष्ट्र में भी हमारे साथ सत्ता में थी। लेकिन ये वो पार्टी है, अगर कोई भी भ्रष्टाचार करेगा, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, उसकी जांच होगी। पहले फैक्ट को चेक कर लीजिए कुछ भी बोलने से पहले चैनल पे। दूसरी बात, ये कह रहे कुलदीप बिश्नोई को तोड़ लिया। देखिए 20 अप्रैल को जब कुलदीप बिश्नोई राहुल गांधी जी से मिलने गए थे, क्योंकि कांग्रेस ने अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाना था, कुलदीप बिश्नोई जी भी अपनी पिचिंग कर रहे थे। जब वो राहुल जी से 20 अप्रैल को मिलने गए थे, तब क्या कुलदीप जी को कोई डर नहीं था? लेकिन जब 27 अप्रैल को उदय भान जी को अध्यक्ष घोषित कर दिया जाता है, तब कुलदीप बिश्नोई जी ट्वीट करते हैं, वो अपनी नाराजगी जाहिर करते हैं और वो राहुल गांधी जी से मिलने का वक्त मांगते हैं। राहुल गांधी उनसे मिलते नहीं है, हालांकि उसके बाद पंजाब आके चले जाते हैं, तब भी कुलदीप जी को टाइम नहीं देते हैं। कुलदीप जी को बार बार इग्नोर किया जाता है। पार्टी में इंटरनल कुलदीप जी अपने आप को असहज महसूस करते हैं। अब उसके बाद कुलदीप जी अगर एक निर्णय ले लेते हैं कि मुझे ऐसी पार्टी में नहीं रहना जहां पे मुझे सम्मान नहीं मिल रहा, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या दोष है? ये निर्णय तो कुलदीप जी का अपना निर्णय है। कांग्रेस ने उनको इग्नोर किया, उनको जो सम्मान वो चाहते थे वो सम्मान नहीं दिया। कुलदीप जी ने अपनी नाराजगी निर्णय ले लिया। लेकिन यहाँ मित्र बैठ के कह रहे हैं कि देखिए भारतीय जनता पार्टी चुनाव के नजदीक आके दबाव डाल के पार्टी छुड़वा देती है, दूसरे की लकीर छोटी कर देती है। अरे भाई, पहले अपने गिरेबान में झांकिए। आप देखिए कि आपके पार्टी के अंदर कुलदीप जी के साथ क्या बर्ताव हो रहा है, और कुलदीप जी ने उस बर्ताव के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर की है। ठीक है, तो कम से कम अपने आप को दुरुस्त कीजिए, अपनी पार्टी में देखिए। अब मुझे बताइए, रणदीप सुरजेवाला जी कुलदीप बिश्नोई जी की तारीफ कर रहे थे, वो जब उस वक्त कह रहे थे सबसे बेस्ट थे वो, तो उस वक्त क्या कांग्रेस को समझ में नहीं आया? आज जो हुड्डा जी कह रहे हैं कि कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है, तो जो रणदीप जी बोल रहे थे आपके राष्ट्रीय स्तर के नेता है, इसका मतलब वो झूठ बोल रहे थे। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो ये आपसी सिरफुटोल जो है, जो ये लकीर छोटी करने की बात है, ये तो कांग्रेस के लोग खुद ब खुद कर रहे हैं। ठीक है, किसी और को करने की जरूरत ही नहीं है। तो जब एक पार्टी के इस तरह के हालात होंगे तो स्वाभाविक है वो पार्टी खत्म हो जाएगी। ठीक है, चारका जी, कोई आपकी लाइन छोटी नहीं कर रहा है, खुद आपके नेता ही जो है उसको काट करने की कोशिश कर रहे हैं और वही मिटा रहे हैं उस लाइन को। ये कहना है प्रवीण अत्रे जी का कि आप अपने नेताओं को संभालिए ना। प्रवीण अत्रे जी तो बहुत कुछ कह रहे हैं, वो गिरेबान में जाने की बात करते हैं। तो मैं जरा सा उनको कहता हूं कि इतना उतना समय आए, वो जरा सा अपनी गिरेबान में झांके और 10 मिनट में मुझे याद करके बताएं कि भाजपा की सरकार आने से पहले क्या कभी इस देश के अंदर किसी भी सरकार, किसी भी प्रदेश की सरकार को ईडी के और सीबीआई के इस्तेमाल से किसी सरकार को गिराया गया था पिछले 70 सालों में? वो याद कर ले, 10 मिनट उनके पास समय है। पिछले 7-8 सालों में वो जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन आज मुद्दा वो नहीं है। अत्रे जी, मुद्दा वो नहीं, हमारे संविधान आप बोलिएगा सर,
कैबिनेट, प्लीज सर। अत्रे जी, मैं आ रही हूँ सर। एनटी रामाराव जी की सरकार थी, ठाकुर रामलाल गवर्नर थे। अत्रे जी, अपनी बात पूरी कीजिएगा सर। आप तो ना बोलिए सर, थोड़ा जारी रखिए, मैं आ रही हूँ आपके पास। अत्रे जी आप लिख लीजिए आराम से। ठीक है, बोलिए चारका जी, बोलिए। कुलदीप जी की जो बात है, देखिए मोनिका जी, जहां तक कुलदीप जी की बात हो रही है, स्वर्गीय भजनलाल जी के 2 बेटे हैं, चंद्रमोहन जी और श्री कुलदीप जी। चंद्रमोहन भी आज भी कांग्रेस के पास है, कांग्रेस के साथ है। और आप ऐसा कहना चाहते हैं कि चंद्रमोहन जी हल्के नेता हैं यहाँ पर कुलदीप बिश्नोई, तो ये आपका नजरिया है। जहां तक कुलदीप बिश्नोई जी के कांग्रेस छोड़ने का सवाल है, ये किसने कहा कि कोई हल्का है, कोई भारी नेता है? सुनिए तो सही, हमारे आईएनएलडी के साथी प्रवक्ता कह रहे थे कि एक कार्यकर्ता छोड़ के जाता है तो दुख होता है, डेफिनेटली दुख होता है। मैं तो कहता हूं कि यहां तक ये कानून और बनना चाहिए कि जो व्यक्ति जिस पार्टी, एक विधायक को लेकर कानून है, संगठन में भी कानून लागू होना चाहिए कि कब होना चाहिए, क्योंकि चुनाव कांग्रेस के नेता ज्यादा जा रहे हैं। अगर पार्टी छोड़ेगा उस पर भी दल बदल वाला कानून लागू होगा, उसमें उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। हाँ, क्योंकि लोग क्या करते हैं, स्वार्थों के हिसाब से इधर राजनीति में इधर कर रहे हैं, प्रेशर के हिसाब से लोगों को इधर डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो मेरा कुलदीप जी अगर जा रहे हैं तो निश्चित ही देखिए, ये कार्यकर्ता के जाने से दुख होता है, वो तो नेता है, सांसद रहे, विधायक रहे, लेकिन जब वो सीना ठोक के जा रहे तो हम सीना ठोक के कहते हैं अब चले जाइए, हम कांग्रेस का काम करेंगे, हम कांग्रेस की सरकार बनाएंगे, हम इस प्रदेश में लोगों की आवाज उठाएंगे। मजबूरी तो नहीं है ना सर? कुलदीप जी सीना ठोक के कहते हैं कि हम कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं, तो कांग्रेस सीना ठोक के कहती है कि हम कांग्रेस सीना ठोक के कहते हैं हम चुनाव लड़ेंगे, इस प्रदेश के लोगों की आवाज बनेंगे, इस प्रदेश से इस गठबंधन की सरकार को हटाएंगे। हमें कहने में कोई ऐतराज नहीं है, अगर वो जा रहे हैं तो जाएं, उनको हमारी शुभकामना है, हम उनके खिलाफ भी लड़ेंगे और पूर्वों के साथ लड़ेंगे, फिर हम उन सबसे मिलकर लड़ेंगे। हम इस प्रदेश के लोगों की आवाज बनेंगे। एक सिंपल सा क्वेश्चन, हम प्रदेश के लोगों के मुद्दों को उठाएंगे। मेरा आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन, हाँ मेरा क्वेश्चन ये है, अगर और भी लोग जाना चाहें तो जा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, क्योंकि पार्टी के पास कभी कार्यकर्ताओं की कमी नहीं होती है। ठीक, वैचारिक लोग, विचार से जुड़े लोग बहुत सारे होते हैं, हाँ, मौका मिलने की बात होती है, लेकिन सीनियर नेतृत्व का सम्मान होता है। अगर वो ऐसे अगाए बगाए मौकों को देखकर पार्टी को ना, गैर जाट राजनीति का बड़ा चेहरा है कुलदीप बिश्नोई, और ऐसे ही कोई चेहरा नहीं बन जाता है सर, समय लगता है। मेरा आपसे सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि आखिर क्या कारण है कि कांग्रेस की जो नेता हैं लगातार वो ही अपनी पार्टी जो है छोड़कर जा रहे हैं? आप बताइए ना कि क्या भीतर क्या चल रहा है कांग्रेस के, और ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, सिर्फ मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, देखिए अशोक तंवर को देखिए और कई ऐसे नेता, लंबी सूची है, आप भी जानते, तो ऐसे क्या कारण है, आप बताइए ना। मैं बहुत पुराने इतिहास में नहीं जाता, मैं आपको नजदीक की बात बताता हूँ। जब इस प्रदेश में कुमारी शैलजा जी अध्यक्ष थी, किन्हीं लोगों ने कुलदीप जी को शैलजा जी के विरुद्ध इस्तेमाल किया था। कुलदीप जी को हमने यहां तक कहने सुना कि शैलजा जी के रहने से हरियाणा में कांग्रेस मजबूत नहीं होगी। हमने न्यूज पे सुना, उन्होंने अपने बयान पे दिए, और यानी कि मौजूदा अध्यक्ष को टारगेट करते थे कुलदीप जी, लेकिन कभी शैलजा जी ने उसका रिएक्शन नहीं दिया। सर ये तो बीजेपी की रणनीति है ना, लेकिन कांग्रेस में कोऑर्डिनेशन नहीं था क्या? ये देखिए सर, ये तो पार्टियों की रणनीति होती है ना, कांग्रेस में रहते हुए ये तो पार्टियों की रणनीति होती है ना सर, उन पे एक्शन लेना चाहिए था। इसमें बीजेपी क्या करेगी? मैं ठीक है, ये तो कांग्रेस में कुलदीप जी थे, कांग्रेस अध्यक्ष शैलजा जी, ये जो टारगेट लेना चाहिए था। नेताओं के खिलाफ भड़काने की या नेताओं के खिलाफ लोकल नेताओं को उकसाने की। सर बच्चे हैं क्या? पिछले 8 साल से सर छोटे बच्चे हैं क्या कि कोई भी जो है बातों में आ जाएगा? नर्सरी क्लास के बच्चे थोड़े ना बैठे हैं सर। नहीं बच्चे नहीं, जनप्रतिनिधि है सर, ऐसे कैसे कोई किसी की बातों में आ जाएगा? आप कैसी बात कर रहे हैं चारका जी? बहुत सारे लोग, देखो मोनिका जी सुनिए सही, बहुत सारे लोग राजनीति में महत्वाकांक्षाएं लेके आते हैं, बहुत सारे लोग सेवा भाव लेके आते हैं, बहुत सारे लोग सिद्धांतों से आते हैं। अब उसकी कौन सी अंदर की क्रिया काम कर रही है तो ये ईश्वर बेहतर जानता है, लेकिन हम ये कहते हैं अगर कुलदीप जी चले गए तो हमारी उनको शुभकामना है,
और हम भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं, वो सब लोग इकट्ठे होकर लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी अकेला रहते उनको हराएगी चुनाव, आने वाले चुनाव में। ये तो देखने वाली बात रहेगी सर। वो लोकसभा से देखेंगे और विधानसभा में उनको बहुत अच्छा इसका परिणाम मिलेंगे। ठीक है। ओंकार जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए सर। जी मोनिका जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, किसी एक व्यक्ति या एक नेता के जाने से कभी कोई पार्टी समाप्त नहीं होती। ये ठीक है, फॉर द टाइम बिंग उसको नुकसान होता है, थोड़ा नुकसान होता है, ज्यादा नुकसान होता है, ये फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेंबर में कम, मेंबर में गो, एसोसिएशन में गो फॉर एवर। और ये जो मेरे भाई प्रवीण अत्रे ये बोलते हैं बार बार, इनसे जरा पूछना 2014 से पहले, 2019 से पहले कहाँ थे, कहाँ से अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की। कुछ लोग महत्वाकांक्षी होते हैं, कुछ लालची किस्म के होते हैं, और महत्वाकांक्षी लोग अगर मौके पे आकर पार्टी को छोड़ दें तो पार्टी के पास क्या चाह रहा है? पार्टी दोबारा अपना संगठन मजबूत करती है। मैं अपना ही उदाहरण लेता हूँ, इनेलो का उदाहरण। हमें बिल्कुल कमजोर हो गए थे, लेकिन अब पूरी तरह से अच्छी तरह से मजबूत स्थिति में आए हैं। और मेरे भाई अभी प्रवीण अत्रे कह रहे थे यहाँ तो हर एक शाख पर उल्लू बैठा है, तो मैं इनसे एक बात जरूर पूछना चाहूंगा। नंबर 1 तो क्या कुलदीप बिश्नोई को भी आप उल्लू गिनते थे? नंबर 2, क्या कल को कोई और कांग्रेसी नेता छोड़कर आएगा तो वो भी क्या उल्लू होगा और तुम्हारे पास आके वो जो बहुत अच्छा व्यक्ति बन जाएगा? तीसरा, ये बीजेपी कोई ऐसी मशीन लगती है मेरे को जहां पर जितने भी अपराधी, जितने भी गलत चरित्र के व्यक्ति हैं, वो जब बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं तो बिल्कुल क्लीन चिट होके बाहर आ जाते हैं। ऐसा क्या है बीजेपी में? ये सिर्फ इसलिए जा रहे हैं आप तो पूछेंगे सर, क्योंकि मेरा दावा है, मोनिका जी 1 मिनट बहुत पूरा करूंगा। मेरा दावा है जिस दिन सत्ता इनके हाथ से निकलेगी ना, जैसे प्रवीण जी पहले लुढ़के थे फिर लुढ़कने की चांस हो जाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, जो लुढ़कने वाला प्राणी है वो लुढ़कता ही रहेगा, जिधर सत्ता देखेगा उधर लुढ़क जाएगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। नेता आते रहते हैं, नेता जानते रहते हैं। लोकतंत्र में नेताओं की अहमियत नहीं होती, लोकतंत्र में जनता की अहमियत होती है। जनता जिसको स्वीकार करेगी वो नेता है, जिसको जनता तिरस्कार करेगी वो नेता नहीं है। अगर एक नेता के जाने से कोई पार्टी खत्म होती तो इनेलो कब की खत्म होगी। मैं मानता हूँ आज हमारा एक विधायक है, मैं मानता हूँ आज हमारा एक विधायक है, लेकिन वो एक विधायक प्रवीण अत्रे जी अपने दिल पे हाथ रख के बता दे, इनके 40 विधायकों पे भारी है वो विधायक। लेकिन मैं फिर कहूंगा, लोकतंत्र में नेताओं की कोई वैल्यू नहीं होती, नेता जनता बनाती है। अगर एक नेता लालच के वश महत्वाकांक्षी होकर इधर उधर लड्डू कितना या बैंगन कितना दौड़ता है तो जनता उसको सबक सिखाती है। ये पहले भी होता है, अब भी होता है। लेकिन प्रैक्टिकली देखें तो फायदा तो लगातार बीजेपी को हो रहा है ना सर? जी, सत्ता में कौन है? सत्ता में बीजेपी है तो फायदा बीजेपी को ही होगा। अब जिस दिन सत्ता में बीजेपी हटके इनेलो आ जाएगी, आप देखना प्रवीण अत्रे जी की नजर कैसे बदलेगी। ये कांग्रेस आएगी, आप कह रहे हैं आएगी, ठीक है, देखते हैं कौन है। देखिए ये तो जनता के हाथ में है मोनिका जी, ये किसी के हाथ में नहीं है। कोई व्यक्ति लिख कर गारंटी नहीं दे सकता, ये जनता के हाथ में। लोकतंत्र में जनता सुप्रीम होती है। और एक चीज और है, लोकतंत्र में राजा माँ के पेट से पैदा नहीं होता, राजा जनता पैदा करती है। अब जनता किसको राजा बनाएगी ये तो 2024 का चुनाव ही बताएगा। चलिए ठीक है, प्रवीण अत्रे जी बोलिए सर। देखिए ऐसा है, हालांकि ओंकार जी ने कुछ व्यक्तिगत बातें भी की, मैंने बड़े चुपचाप धैर्य से सुनी। अब मैं जो बोलूंगा उम्मीद करूंगा सरदार जी थोड़ा धैर्य रखेंगे, क्योंकि जो मैं बोलने वाला हूं सुनना मुश्किल हो जाएगा। कोई बात नहीं, बोलिए। व्यक्तिगत तौर पे कहा कि आपने सत्ता के लालच में पार्टी चेंज कर ली। 4 अगस्त 2019 जिस दिन मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, चुनाव होने वाले थे, भारतीय जनता पार्टी दोबारा सत्ता में नहीं आई थी। उससे पहले मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। क्यों की थी वो मैं उस वक्त भी स्पष्ट कर दिया, आज भी बता देता हूं। कुछ लोग हरियाणा की राजनीति में लगातार ये प्रयास कर रहे थे कि किसी तरह से मनोहर लाल जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनने से रोका जाए। वो लगातार सरकार की योजनाओं की झूठी आलोचना करके एक प्रोपेगेंडा खड़ा कर रहे थे। तो मैं मानता हूं कि प्रदेश के हर उस नागरिक का यह धर्म और कर्तव्य है जो इस प्रदेश का विकास चाहता है, तरक्की चाहता है, शांति चाहता है, ऐसे व्यक्ति का साथ दे जो प्रदेश के विकास में लगा हुआ है, वो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल। पहली चीज। मोनिका जी एक बात काटूंगा, उन्होंने कहा बीजेपी में अपराधी, अरे रुक जाइए भाई, अब बीच में
मोनिका जी एक बात अपराधी बीजेपी में जो अपराधी आते हैं, आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं सर, आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं ओंकार जी। अरे सुनिए, नहीं मैं बाद में पूछना चाह रहा हूँ, पता है समय खराब करेंगे ये, मैं बाद में पूछना चाह रहा हूँ आऊंगी सर, ओंकार जी आऊंगी सर, एक सेकंड समय आएगा तो पूछिएगा। एक बात पूछना चाह रहा हूँ, सर प्लीज सर, आप व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं, नहीं सर ये गलत है, इनको चुप कीजिए। आ रही हूँ ओंकार जी। जो ये मेरे मित्र यहाँ पे बैठ के प्रवक्ता बन के सवाल कर रहे हैं, इनसे इन्होंने कहा प्रवीण जी से पूछिए, दिल पे हाथ रख के बताए, इनके दिल पे हाथ रख के पूछवाइएगा, इनको प्रवक्ता बनाया किसने था, इनको सिखाया किसने था, बताइए सर आप कैसी बातें कर रहे हैं प्लीज। ओंकार जी आपको भी मैं बोलूंगी, और प्रवीण अत्रे जी आपको भी, इतने सीनियर लोग आप हैं, आपको जनता देख रही है, आप किस तरह की बातें कर रहे हैं सर, आप किस तरह की बातें कर रहे हैं सर। नहीं प्लीज ओंकार जी आप भी नहीं, प्लीज व्यक्तिगत टिप्पणी मत कीजिए सर, पर्सनल टिप्पणी नहीं। ओंकार जी आपको भी बोलूंगी और अत्रे जी आपको भी, प्लीज सर आपको जनता सुन रही है, मुद्दों पर बात करते हैं सर। सुनिए मोनिका जी, इन्होंने कहा बीजेपी में जितने भी अपराधी आते हैं, अपराधी कौन होता है? जिसको कोर्ट अपराधी करार देता है, कानून जिसको अपराधी करार दे देता है उसको अपराधी कहा जाता है। अब मुझे ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कौन सा नेता है जिसको कोर्ट ने अपराधी करार दे दिया? और मैं इंडियन नेशनल लोकदल के बारे में पूरा प्रदेश जानता है कि किसको अपराधी करार दिया हुआ है और कौन जेल में है। कम से कम बोलने से पहले प्रवक्ता का ये धर्म होता है, बोलने से पहले सोचे कि तू क्या तर्क कर रहा है भाई, ये बाउंस बैक करेगा तेरे ऊपर। लेकिन आलोचना में इतने अंधे हो जाते हैं, बोलते हैं। ठीक है, अब बात आ जाती है कुलदीप बिश्नोई जी के ऊपर। हाँ। देखिए बार बार मैंने पहले कहा, अब यहाँ पे चैलका जी कह रहे थे कि कुलदीप बिश्नोई जी ने शैलजा जी को टारगेट किया। भाई ये कुलदीप जी आपकी पार्टी में थे, शैलजा जी आपकी अध्यक्षता थी। अगर आपको लग रहा था कि आपकी पार्टी कोई नेता आपकी अध्यक्षा को टारगेट कर रहा है तो आपके हाईकमान को उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए था। कोई कानूनी कार्रवाई को अनुशासन के अंदर कार्रवाई कुछ करनी चाहिए थी। लेकिन उसका दोष आप किसको दे रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी को। देखिए भारत गिर चुका है। मैं जो पहले भी कहा था, अपना गिरेबान जागिए। आपकी पार्टी का नेता अगर आपकी पार्टी के अध्यक्षा की आलोचना करता है तो ये आपकी पार्टी के हाईकमान का अधिकार था, उसके खिलाफ एक्शन ले लेते। आपने क्यों नहीं लिया? आप चुप क्यों बैठे रहे? और दूसरा सवाल जिसको बार बार कहा जी आपने उल्लू किसको कह दिया। देखिए मैंने एक बड़ा मुहावरा बड़ा स्पष्ट बोला था। राव इंद्रजीत ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, धर्मवीर जी ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, रमेश कौशिक जी ने ज्वाइन की। कब की थी? जब 2014 का लोकसभा चुनाव होना था, अभी हुआ नहीं था। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं आई थी। भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने से पहले इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। और यहां बैठ के मेरे मित्र कह रहे हैं जी आप तो डरा के पार्टी ज्वाइन करा लेते हो, आप तो सीबीआई से डरा देते हो, आप तो ईडी से डरा देते हो। अरे जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं थी, सत्ता में तो यूपीए थी तब। तो आपको विचार ये करना चाहिए था कि आप ही की पार्टी सत्ता में है, उसके बावजूद आपके नेता पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस में कमी है। ठीक है। अब यहाँ पे कह रहे थे कि कांग्रेस एक विचारधारा है। मैं इनसे चाहूंगा कि जनता भी समझ जाएगी ये कांग्रेस की विचारधारा क्या है, वो एक बार चैनल पे बता दे। किस विचारधारा पे कांग्रेस चलती है वो बता दे। मैं बता देता हूँ भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, एकात्म मानववाद, ये हमारी विचारधारा है। आप बता दीजिए कांग्रेस की विचारधारा क्या? ठीक है, चालका जी आऊंगे आपके पास, क्योंकि डॉक्टर शालिनी भी काफी समय से इंतजार कर रहे हैं। डॉक्टर शालिनी, मैं बहुत समय से देख रही हूँ आप बहुत शांत बैठी हैं और तमाम जो प्रवक्ता हैं उनकी बातों को सुनकर आप बहुत मुस्कुरा रही हैं। इस मुस्कुराहट की वजह क्या है? मोनिका जी देखिए, मुद्दा हमारा था कि कुलदीप बिश्नोई जी का जो अगला कदम है उसका कांग्रेस पे क्या असर पड़ेगा। और खेद होता है जब मैं देखती हूँ कि स्पोक्स पर्सन पर्सनल हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, क्योंकि आज जो एक कर रहा है कल दूसरा वही करेंगे। दूसरी चीज, जो कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन लगातार ये बात कह रहे हैं कि कांग्रेस एक विचारधारा है, तो उनकी बातों से मुझे लगता है कि बार बार जब वो गांधी जी की बात करते हैं तो ये बहुत पुराने हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में जा रहे हैं, जब कहा जाता था कांग्रेस के लिए कि द ग्रैंड ओल्ड पार्टी ऑफ इंडिया। और ये ग्रैंड ओल्ड पार्टी ऑफ इंडिया का जो एक
एक की जो एक समझ है जो इसके वर्कर्स ने अभी भी रखी हुई है, वो कहीं पे इस वक्त जिस तरीके से कांग्रेस की फंक्शनिंग है, वो सिर्फ एक घमंड, एक एरोगेंस और एक वहम के अलावा कुछ नहीं रह गया। क्योंकि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स की जहां तक आप बात करते हैं, तो लगातार ये देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस अपने खेमे को ही नहीं संभाल पा रही। विचारधारा की जहां तक आप बात करते हैं, तो किस विचारधारा की बात कर? आज आपके खुद के लीडरशिप के पास विजन नहीं है। आप जब आते हैं तो इनवेरिएबली हर प्लेटफॉर्म पे आप जो डिफेक्शंस हो रहे हैं या जो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं लोग लगातार, उसके बारे में बात कर रहे हैं। ये बात मैं जरूर मानती हूँ इनकी कि जब वो कह रहे हैं कि आज बीजेपी का जो बहुत सारा चेहरा जो है वो कांग्रेस का चेहरा हो चुका है, तो बीजेपी की भी जो आइडियोलॉजी है वो कितनी डाइल्यूट होगी ओवर द टाइम पीरियड, ये देखने की बात है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर कोई जो इस वक्त लीडरशिप पोजीशन में है बीजेपी में वो स्ट्रिक्टली आरएसएस या पुराने बीजेपी के फंक्शनरीज रहे। ये बहुत इंटरेस्टिंग एक फिनोमेना देखने को मिल रहा है इस वक्त कि पूरे इंडिया में अगर आप देखें कि इस वक्त जिन्हें कांग्रेस में जो लीडर्स थे या लीडरशिप पोटेंशियल था या अपना एक वोट बैंक था, उनको जब कांग्रेस में आगे जगह नहीं मिली तो उनको बीजेपी में अकोमोडेट किया गया है। ठीक है, ठीक। कांग्रेस का खत्म होने का या धीरे धीरे इतना वीक होने का एक बहुत बड़ा कारण ये है कि उन्होंने रीजनल लीडरशिप डेवलप ही नहीं होने दी। ठीक है। तो जिनके लीडरशिप के सपने थे, जो जेन्युइन लीडरशिप थी, जिनमें ऐसी काबिलियत थी कि जनता जिनके साथ जुड़ सके, ठीक है, जब आप उनको लीडरशिप पे आगे नहीं आने देंगे तो इवेंचुअली वही है कि जिस तरह से परिवारवाद आप करते चले जा रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि जो उनके पिताजी का या उनके दादाजी का कैलिबर रहा होगा पॉलिटिकल, वो आज बच्चों का भी हो। ठीक है, ठीक है। और इसीलिए धीरे धीरे आम जनता से इनकी लीडरशिप बहुत ही दूर होती चली गई है। ठीक है। चाहलका जी, क्या आप समझते हैं ये जो कहा जा रहा है ये सही कहा जा रहा है? बहुत जरूरी है मंथन करना और बहुत जरूरी है कि निचले स्तर तक कार्यकर्ता को समझना। देखिए, सबसे पहले मैं जो डॉक्टर साहब, क्योंकि समय का अभाव है चाहलका जी, थोड़ी जल्दी में अपनी बात पूरी कीजिएगा। थोड़ी बात। सबसे पहले मैं डॉक्टर साहिबा ने जो बात की उनको 100% मैं उनसे एग्री करता हूं कि कार्यकर्ताओं को या नई लीडरशिप को, पार्टी को उस पर काम करना चाहिए। ये फैक्ट है, करना चाहिए। अगर हमने नहीं किया तो हम गलत हो गए हैं कहीं न कहीं, लेकिन अभी हमारे लिए कुछ ऐसा छूटा नहीं है। लेकिन इस बीच में हमने एक चीज और देखी है कि हम परवीन अत्रे जी के बारे में सुनकर ये जानकर बड़े खुश हो गए कि मनोहर लाल जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने में अत्रे जी थे। तो हमें आज पता लगा, अत्रे जी ने कहा है कि उनके आने से लोग उनको हटा देना चाहते थे और वो आ गए, तो इसलिए भाजपा मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री बन गए। तो ये तो हम तो धन्य हो गए कि पहली बार हमने उस व्यक्ति को देख लिया, आपको मौका मिला होने का, दोबारा मुख्यमंत्री बनाया। जहां तक हमारी अपनी बात है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व, कांग्रेस पार्टी का जो संगठनात्मक सिस्टम जो काम कर रहा है वो फ्यूचर लीडरशिप को तैयार करे। इस पे बड़े जोर से काम हो रहा है और आने वाले वक्त में बहुत अच्छे परिणाम इस देश के लोगों को, प्रत्येक समुदाय को नेतृत्व देने की जो कोशिश है कांग्रेस, उसमें सक्सेस होगी। और हमारी जहां तक विचारधारा की बात है, कांग्रेस हमेशा अहिंसा और स्वराज की राजनीति करती है, वो हम करते रहेंगे। हम चाहे बीजेपी की तरह दो चीज पे चले जाएं, लेकिन अपने विचार से कभी नहीं हटेंगे। और बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है उसको हमेशा विरोध करते रहेंगे। देश को तोड़ने वाली, लोगों को झुकाने वाली, लोगों को डराने वाली उस नीति के खिलाफ हम हमेशा रहेंगे। आप कह रहे हैं कि देश की राजनीति में सिर्फ जीत हार ही सब कुछ नहीं होता, नैतिकता भी कुछ होता है। आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन बहुत जरूरी है, आप भी जानते हैं चाहलका जी, आज की तारीख में बहुत जरूरी है कांग्रेस जो है अपने ऊपर काम करे और मंथन करे और जो निचले स्तर का कार्यकर्ता है उसको समझे, बहुत जरूरी है। क्योंकि समय का अभाव है, अत्रे जी माफ कीजिएगा, आपके पास में नहीं आ पाऊंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप लोग जुड़े, डॉक्टर शालिनी आपका भी, प्रवीण अत्रे जी आपका भी, खालिद चाहलका आपका भी और ओंकार सिंह जी आपका भी। तो कुलदीप बिश्नोई
कल परसों में बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे और नफा है या नुकसान है किस पार्टी के लिए कितना, ये तो हमने चर्चा की ही। जहां तक कांग्रेस का कहना है कि हमें कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अंदर खाने ये सभी जानते हैं कि किसी का भी जाना पार्टी से वो नुकसान होता ही है। तो वहीं बीजेपी का कहना है कि हम उनका स्वागत करते हैं। चलिए फिलहाल मसला में आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।